हमारी तरफ से आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमें अपने मंच पर जो है कि आमंत्रित किया। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। जैसे आप जब मकरा पार्टी साइड जाएंगे, आप जब यहाँ बगल में ही यहाँ पर कुबरी है, कुबरी गांव है, वहाँ पर जाएंगे, आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई। बच्चों को अगर अच्छे साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ तो बच्चे निश्चित तौर पर यहाँ जिले और प्रदेश का ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आईपा मंच की तरफ से आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। ऐसे में आज जिस तरीके से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन क्षेत्र में विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास को बात करने वाला मात्र एक मंच आईपा। हम आज मौजूद हैं रवि गौड़ के पास, जहां पर उन्होंने पिछले बार जो है कि चुनाव को लेकर के दावेदारी भी की थी। ओबरा विधानसभा की बात अगर करें तो ओबरा विधानसभा से वो प्रत्याशी भी घोषित थे सपा की तरफ से। ऐसे में आज हम उनके साथ मौजूद हैं कि किस तरीके से जो कोरोना काल 2 साल तक रहा और किस तरीके से वो जो चुनाव में उनके क्या मुख्य एजेंडे थे, किस तरीके से उन्होंने देखा। सबसे पहले तो आईपा मंच आपको आज मंच देने का काम कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहते हैं? हमारी तरफ से आईपा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमें अपने मंच पर जो है कि आमंत्रित किया। ये सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से आप एक जो है कि स्टूडेंट थे, क्या वो दौर था, किस तरीके से राजनीति में आपने कदम रखा और क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे आपको राजनीति में आने के, और जो आपका सोनभद्र जो जिला है यहाँ को लेकर के क्या कुछ विचार था आपके मन में उस दौर में? देखिए, जब हम लोग छात्र राजनीति में थे, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसी वक्त से मुझे राजनीति का बड़ा शौक़ था। हम लोग समाजवादी पार्टी में जो कार्यक्रम होते थे, आंदोलन होते थे, वहाँ पे हम लोग सबसे पिछली कतार में खड़े होकर के उस आंदोलन, उस कार्यक्रम का हिस्सा बना करते थे। जब हम लोगों ने इंटर पास किया तो बीएचयू का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और लखनऊ विश्वविद्यालय का 3 जगह हमने फॉर्म भरा था, जहाँ तीनों जगह पे हमने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन मन में शुरू से ही चूँकि टीवी पे या पिताजी भी चूँकि हमेशा जो है कि शोषित वंचित लोगों के लिए, पिताजी भी हमेशा सक्रिय रूप से समाज में रहे हैं, तो शुरू से ही हम लोग को शौक़ था। जब विधानसभा देखते थे हम लोग टीवी में, और सक्रिय राजनीति की भूमिका में जब माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब उनके संघर्ष देखते थे, तो हम लोग को ये शौक़ था कि हम लोग राजनीति करेंगे। तो हमने तीनों विश्वविद्यालय में से लखनऊ विश्वविद्यालय को चुना और वहाँ से हमने फिर स्नातक की पढ़ाई के लिए बीकॉम में हमने दाखिला लिया। और जब बीकॉम में हमने दाखिला लिया तो जो हमारे सीनियर लीडरशिप था छात्र संघ का, तो सीनियर लीडरशिप के साथ में हम लोगों ने हमेशा छात्रों के लिए आंदोलन में सहयोग किया, साथ में मजबूती से रहे। चाहे वो छात्रवृत्ति के मामले रहे हों, चाहे वो एडमिशन का मामला रहा हो, चाहे किसी छात्र के उत्पीड़न का मामला रहा हो, रैगिंग से लेकर के तमाम जो छात्र हितों के मुद्दे हुए करते थे, अपने सीनियर लीडरशिप के माध्यम से हम लोग उसमें सहभागिता अपनी रखते थे। वहीं से हमारा जो है कि राजनीति में हमारी रुचि बढ़ी। यहाँ जो सोनभद्र की अगर बात करें तो सोनभद्र एक आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र एक तरीके से माना जाता था, और यहाँ पर चीज़ें जो देखी जाती थी कि आदिवासी होने के साथ साथ जिस तरीके से ये भी देखा जाता था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। ऐसे में आप लखनऊ में थे, वहाँ के आप जो है कि विश्वविद्यालय में राजनीति करते थे, तो यहाँ को लेकर के आपके मन में क्या कुछ महसूस हुआ करता था? देखिए, शुरू से जब हम लोग सोनभद्र में रहते थे तो अक्सर सही बात है ये आपकी कि जो आप कह रहे हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र है और पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था। तो शुरू से हम लोग के मन में एक ये विचार रहता था कि जब भी हम लोग राजनीति में सक्रिय रूप से रहेंगे तो निश्चित तौर पे आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो भी हमारे से बन सकेगा, हम वो बात विकास के जो मेन मुद्दे हैं, जो भी विकास के मेन मुद्दे हैं, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व तक हम लोग पहुँचा करके विकास का काम करने का काम करेंगे। हमेशा शुरू से ये मन में रहता था। क्या लगा था कि यहाँ के मुख्य मुद्दे आपको क्या महसूस हो रहे थे उस दौर में? जी, यहाँ के मुख्य मुद्दे उस दौर में हों या अभी हो, वो मुद्दे जैसे के तैसे हैं। क्योंकि जो आदिवासी समाज या जो यहाँ के पीछे और शोषित वंचित लोग जिस आशा और उम्मीद के साथ में आज तक यहाँ का प्रतिनिधित्व देते हुए आए हैं, उस आशा और उम्मीद पे यहाँ का प्रतिनिधित्व कभी खरा नहीं उतरा है। आप वर्तमान में देख सकते हैं, वर्तमान में जो यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं वो भी आदिवासी हैं। यहाँ की जो दोनों सीटें हैं, ओबरा है और दुधी है, वो भी दोनों आदिवासी सीट है। लेकिन क्या ये दोनों आदिवासी सोनभद्र के आदिवासी सीट हो, या सोनभद्र के आदिवासियों का प्रमुख मुद्दा हो, या फिर जिन 13 जिलों में आदिवासी जो है कि गोंड और खरवार जो आदिवासी समाज के लोग आते हैं, उन 13 जिलों में जो आदिवासियों के मुद्दे हों, उन आदिवासी मुद्दों पर कभी भी ये दोनों विधानसभा का जो नेतृत्व है वो कभी आवाज़ नहीं उठाता, कभी उनके बीच नहीं जाता। तो आज की डेट में भी यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, जब आप यहाँ कुलडोमरी से जब चढ़ेंगे
और मेरठदा निगाही मोड़ होते हुए जब आप मेरठदा की तरफ बढ़ेंगे या मेरठदा से जब आप पनारी और परसोई की तरफ जाएंगे और ओबरा जब जाएंगे, तो आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग मेन रास्ते से अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग रेणुकूट की तरफ से अगर हम लोग होकर के जाते हैं तो हम लोग को लगभग 70-80 किलोमीटर वो एरिया पड़ता है। लेकिन जब आप कुलडुमरी से चढ़ेंगे तो ओबरा निश्चित तौर पे 45 से 50 किलोमीटर का पड़ जाता है। लेकिन आज की डेट में मात्र एक पुल, जो चकाड़ी पुल है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो चकाड़ी पुल पास हुआ था, उसके लिए धन आवंटित हो चुका था। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी सीट से विधायक हैं, लेकिन वो चकाड़ी पुल में आज तक काम नहीं लग पाया, जबकि वो 5 साल पहले ही उसके लिए धन आवंटित हो चुका था। अगर वो चकाड़ी पुल बन जाता तो जो हमने नाम लिया फुलडुमरी से मेरठदा निगाही मोड़ होते हुए परसोई तक, ये रास्ते हम लोगों के 70-80 किलोमीटर से घट करके और 40-50 किलोमीटर तक आ जाते। ये सारी सड़कें खराब हैं। तो आदिवासी इलाकों में यही प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ, ये चीज़ थी। सबसे बड़ी बात यह भी देखा जा रहा है कि जो ये दौर था, इससे पहले जो है कि सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो जो यहाँ का जो मुख्य मुद्दे थे वो आपने उसी समय आपके संज्ञान में थे। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार भी थी उस दौरान, तो क्यों नहीं काम हुए? नहीं, हमारी जब सरकार थी तो ओबरा में भी उस वक्त बसपा के विधायक हुआ करते थे, लेकिन बावजूद इसके ओबरा विधानसभा में जब आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ही विकास हुआ, सड़कों के रूप में विकास हुआ। आप जब चौपन से जाएंगे मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जुगैल और भरारी होते हुए, तो वो जो मुख्य सड़क बनी है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बनी है। जब आप देखेंगे हाथी नाला से 4 लेन रोड जो गया है बनारस के रूप तक, पहले ये रोड इतनी खराब थी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल औद्योगिक इलाका भी है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र के साथ साथ ये औद्योगिक इलाका भी है। तो इस इलाकों में भी आज तक स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है। अगर किसी का दुर्घटना हो जाता है, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो सीधा यहाँ से रेफर करके बनारस भेजा जाता था। तो जो 4 लेन रोड बनी है हाथी नाला से बनारस तक, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बनी है। आप मेरठदा में जब जाएंगे तो आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर मेरठदा में मॉडल स्कूल की स्थापना कराई थी। मॉडल स्कूल बन करके तैयार हो गया करोड़ों रुपए की लागत से। लेकिन आज भाजपा की जब सरकार रही है और आदिवासी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आदिवासी सीट पर आदिवासी विधायक होते हुए उस आदिवासी बाहुल मेरठदा में मॉडल स्कूल को संचालित नहीं किया जा सका। आपने चालू कराया जा सका। आपने चुनाव के लिए अपना पर्चा भी भरा था और आप प्रत्याशी भी थे सपा की तरफ से। ऐसे में क्या कुछ आपके जो ओबरा विधानसभा है, ऐसे में मुख्य मुद्दे आपके उस दौरान क्या थे कि जो यहाँ के विकास को लेकर के आप बात या जनता के बीच जा रहे थे, वो किस तरीके का था? जी, उस वक्त जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं क्षेत्र में जब भी जाता था तो मैं तरह तरह की समस्याएं वहाँ पे देखता था। उन समस्याओं में प्रमुख समस्या ये है कि आप आदिवासी जब क्षेत्रों में जब जाएंगे या इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब आप जाएंगे, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे करीब 40% लोग कर्मचारी और मजदूर वर्ग से जुड़े हैं। उन मजदूर वर्गों में आदिवासी भी आते हैं। यहाँ के लोकल क्षेत्र के जो आदिवासी हैं और जो यहाँ के पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं, सभी लोग उस मजदूर के रूप में और कर्मचारी के रूप में उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में आते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्टों में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आज भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज भी वहाँ की मजदूरों की सबसे बड़ी जो लड़ाई का मुद्दा है वो है मिनिमम वेजेस का, न्यूनतम मजदूरी का। आज भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती, जबकि आप देखेंगे कि यहीं से 40 किलोमीटर की दूर पे श्रम आयुक्त बैठते हैं, उसके बावजूद उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल पाता। उनके जो सेफ्टी के उचित जो उपकरण है, जो सेफ्टी का जो मानक है, सुरक्षा के जो मानक हैं, उन मानकों की सदैव जो है अनदेखी होती आई है। वो कोई भी पावर प्लांट हो, उचित सुरक्षा के मानक वहाँ पे नहीं है। तमाम दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें जब जांच होती हैं तो वो कहीं ना कहीं से सुरक्षा की ही कमियों की वजह से मजदूरों को अपना जान खोना पड़ता है। आप जब देखेंगे और जब आप दूसरे हिस्से में जब जाएंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में, इस आदिवासी बाहुल इलाकों में आप जब जाएंगे तो जुगैल हो, परसोई हो, बिल्ली हो, बड़ी बड़ी ग्राम सभाएँ हैं, ये मारकुंडी हो, यहाँ पे खेल का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के आदिवासी जो बच्चे हैं, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फिर तीरंदाजी हो। अभी कुछ दिन पहले आप अगले कुछ वर्षों पहले आप देखे होंगे दूधी से एक तीरंदाजी में एक लड़का चाइना भी गया था। तो इनके लिए खेल का भी स्कोप है। हमने जब वहाँ पे देखा तो ये महसूस किया कि वहाँ के खेल में भी उन बच्चों को अगर अच्छे साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो वो बच्चे निश्चित तौर पे यहाँ जिले और प्रदेश का ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये जो सोनभद्र जो जिला है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जो है कि दूसरे नंबर का जिला है। ऐसे में यहाँ पर यहीं पर जो है इतनी सारी असुविधाएं, जैसे आपने बताया कि शिक्षा का अभाव और जो है खिलाड़ियों को जो है कि उनको सही मंच न मिल पाना और यहाँ पर स्वास्थ्य का भी। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए कि जिससे विकास हो पाए? जी, आपने बहुत ही जो है कि अच्छा जो है कि ये प्रश्न किया और आपने जो कहा कि ये सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ज़िला है,
लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ हम ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा, ये औद्योगिक बहुल क्षेत्र है। यहाँ से खनन का भी अगर देखेंगे तो खनन का एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय यहाँ पर पूरे प्रदेश का है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आप जब जाएंगे तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं इन औद्योगिक इकाइयों के पास में, इनके CSR रेंज में, जो इनका CSR का मानक है, उस मानक के अंदर में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे जगहों को देखेंगे आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई। जैसे आप जब मकरा पार्टी साइड जाएंगे, आप जब यहाँ बगल में ही यहाँ पर कुबरी है, कुबरी गाँव है, वहाँ पर जाएंगे, आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई। तो ये चिराग तले अंधेरा ही कहा जाएगा। बगल में कोई स्वास्थ्य व्यवसाय नहीं है। जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनके यहाँ जो अस्पताल हैं उसमें पूरे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर और स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। उन औद्योगिक इकाइयों के जो मेडिकल अस्पताल हैं वो यहाँ स्थानीय स्तर पे लोगों के किसी काम में नहीं आता सिवाय दवा देने के। एक बुखार भी अगर वहाँ के लोगों को अगर हो जाता है तो वहाँ पे दवाएं उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ रेफ़र करने के काम आता है कि यहाँ से रेफ़र कर दिए बनारस, यहाँ से रेफ़र कर दिए लखनऊ। तो ये सारी कमियाँ हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यहाँ पे खेल कूद, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको खेलते हैं जब, तो उनको उचित साधन संसाधन यहाँ के औद्योगिक इकाइयों द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता। बस सेटिंग के तहत जो जिसको जान परिचय है, एक दो लोग को उपलब्ध करा दिए, फ़ोटो खींच लिए, उनका बाकायदा फ़ोटो खींच करके और ये अपना CSR का कोरम पूर्ति मात्र करते हैं। अभी ठंडी का मौसम है, आप देख लीजिए CSR के तहत किस औद्योगिक इकाइयों ने कहाँ पर अलाव जलवाया, कहाँ के लोगों को कंबल दिया, स्थानीय लेवल पर किसको जो है कि कंबल और ठंडी से बचने की व्यवस्था कर दी, या फिर जो है कि ठंडी से बचने के लिए कोई वो विश्राम स्थल बना दिया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कोरम और कोरम पूर्ति करने के लिए औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर, और जो भी राजस्व के यहाँ पे साधन संसाधन हैं वो स्थानीय स्तर पर सिर्फ कोरम पूर्ति करते हैं। तो ये थे हमारे साथ रवि गौड़ जी, जो पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से वो दौर था तो उस दौर में इन्होंने मतलब इन्हें उतनी वोट नहीं मिले, जिसके बाद इनके जो आज भी जो मुद्दे हैं जो ओबरा विधानसभा के, वो काफ़ी इस तरीके से हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सोनभद्र जिला है राजस्व देने वाले गांव में, राजस्व देने वाले जिले में दूसरा जिला माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लोगों को अशिक्षा का अभाव, खेल में दुर्व्यवस्था और स्वास्थ्य भी सही रूप से नहीं मिल पा रहा है। लगातार आईपा मंच की खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।